ওটা সময় তো रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, चलो। मॉर्निंग धरणी, गुड मॉर्निंग जयब्रत। सर मॉर्निंग सर। हे गुड मॉर्निंग सर ऑल ऑफ यू। चलो क्लास करें, मार्केट को रहने दो थोड़ा। प्रथम पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, तो सर बेसिकली स्टॉक मार्केट में आज हम लोग ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे एवरी थर्सडे फ्राइडे ऑप्शंस में ही बात होता है, तो ठीक है। ऑप्शंस में बात करने से पहले एक बार मार्केट को देख लो। ऐसे आप लोग देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, उसके बाद ऑप्शंस में थीटा स्टार्ट करेंगे आज। सर मिनट्स के चार्ट में देखें। चलो, अगर डे चार्ट देखा जाए तो डे चार्ट हमें लास्ट दिन थोड़ा इंडिसिसिव हुआ था। कल तो मार्केट ऑफ था, कल ऑफ था, बट डे चार्ट में थोड़ा इंडिसिसिव सिचुएशंस था मार्केट में। और उसके बाद देखो आज ओपन तो हुआ था गैप डाउन देखे, ओपन हुआ था गैप डाउन देखे, पर उसके बाद एकदम सीधा छलांग मार दिया। ठीक है। और अगर आप लोग मोटा मोटी 1 मिनट्स का चार्ट या 15 मिनट्स का चार्ट देखते हो, ये देखो आज सुबह मार्केट का ये था सिचुएशंस। मार्केट सीधा नीचे गिरा, ठीक है, ये वाला यहाँ तक गिरा 24,540, 24,540 ऑलमोस्ट। फिर वहां से थोड़ा सा रिट्रेस बैक किया, लेकिन उसके बाद सीधा डाउन ट्रेंड। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक हैमर मारा, हैमर है ना, नहीं हैमर नहीं है, हरामी। ये वाला, ये वाला सेकंड वाला मारूबुजू है। मारूबुजू देके उसके बाद फिर से एक हरामी पैटर्न मोटा मोटी बना के और सीधा ऊपर खींच दिया। उसके बाद साइडवेज मोमेंटम अभी तक चल रहा है। रिसेंटली हम लोग की आंखों के सामने ये वाला हुआ, अगेन एक हरामी पैटर्न बनाया, या फिर इससे हरामी से ज्यादा तो हम इसको ना सिंगल कैंडल में शूटिंग स्टार को देखो। ठीक है, शूटिंग स्टार को देखो। ये शूटिंग स्टार अभी फिलहाल ये जो रिसेंट ग्रोथ था, मोमेंटम था, उसमें देखो शूटिंग स्टार देके, शूटिंग स्टार देके इसको देखो रिसेंटली नीचे गिरा है। ठीक है, लास्ट दिन हम लोग शूटिंग स्टार पे बात कर रहे थे ना, तो देखो एकदम शूटिंग स्टार का एग्जैक्ट यूज यहाँ पर हुआ है, परफेक्ट शूटिंग स्टार। ठीक है, पूरा एकदम मोमेंटम को पूरा सीधा चेंज करके कम से कम 40 पॉइंट पे नीचे गिरा है। 670 80 से लेके पूरा 630 पे गिरा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं टेक्निकल इस तरह से रेगुलर बेसिस पे काम करता रहता है। चलो ठीक है, आपको मैं और एक स्टॉक दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ दिनों से आईटी स्टॉक में बार बार बात किया ना। ठीक है, ठीक है, आईटी में देखो जैसे इन्फोसिस, इसका भी रिजल्ट आया ना। ठीक है, इन्फोसिस का रिजल्ट आया, रिस्क खुशी से देखो क्या हुआ, देखो सुबह सुबह। ठीक है, मैं इसी का एक्चुअली क्लास पे आने से पहले मैं वही इसी के पीछे पड़ा था। ठीक है, तो ये देखो 1719 पे ये डाउन, मैंने थोड़ा गैप डाउन देके खुला था। ठीक है, खुल के 1719 से सीधा कैंडल देखो सर 1740, ये पूरा 1 मिनट का कैंडल। ठीक है, उसके बाद लिटिल वेट इंडिसिजन, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन करके अभी 1731 में चल रहा है। अब ये सिचुएशंस में इन्फोसिस में ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। 1740 का मैंने लिया था, तो जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जब भी इस तरह का कोई खबर होगा ना, आप लोग इग्नोर मत करिएगा। 1740 कॉल, हाँ 1740 का कॉल लिया था ओटीएम। हाँ ठीक है, 1740 का कॉल था। ये देखो यहाँ पर देखो कहाँ गया, 18 तारीख, ये रहा। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 9:15 में ही इसको पोजीशन लिया था, क्योंकि इसमें मेरे को देखने का टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं श्योर था कि इसका रिजल्ट है और कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, माने मोमेंटम देगा, 4 टका 5 टका कुछ तो देगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा देगा। हाँ, ये तो देख, तो तेरे सामने ही तो दिखा रहा हूँ, 40 से
हाईएस्ट मोमेंटम गया था 40 50 तक, 10 का मोमेंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लॉट साइज होता है 400 करके, इसका लॉट साइज 400 करके होता है। तो ये एक श्योरिटी था। तो जब भी, मेरा कहने का मतलब है कि वेन एवर ऐसे आईटी का 3 कंपनी का रिजल्ट है, ये सब सिचुएशंस रिसेंटली लगातार हुआ है। तुम लोग अगर टीसीएस को देखोगे, रिसेंटली टीसीएस में मैं बोला था, टीसीएस में हुआ। उसके बाद मैंने एचसीएल टेक में बोला था, एचसीएल टेक में हुआ। आज इसमें देखो इन्फोसिस में हो गया। और मजा का बात है क्योंकि टीसीएस का आईटी रिजल्ट्स, आईटी स्टॉक में अच्छा परफॉर्म किया, फिर एचसीएल टेक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और ऊपर से इन्फोसिस में भी आज अच्छा परफॉर्म किया, मैंने एज पर क्वार्टर रिजल्ट्स। अब इसके बाद भी इसके एक खेल बाकी है। अभी रेट कट हो रहा है ना सर, यूएस में रेट कट हो रहा है। मैं आपको रेट कट के बारे में बार बार कहानी सुनाता था क्लास में, याद है ना? हर क्लास में रेट कट के बारे में मैंने बताता रहता। तो वो रेट कट होगा, ये कंफर्म कर दिया, जिसके कारण वो कल का गोल्ड मार्केट कमोडिटी में रेट कट के कारण ही वो गोल्ड मार्केट में ये मोमेंटम था। तो ये रेट कट वापस आने वाला है, माने कंफर्मेशन है ये। और इसीलिए रेट कट होगा तो आईटी स्टॉक को बहुत फायदा होता है। सर बैंकिंग स्टॉक तुम जो रेट कट बोल रहे हो, इंडियन इंडियन रेट कट है, ये फॉरेन रेट कट है, माने यूएस का रेट कट है। और हमारे देश का मैक्सिमम बिजनेस, आईटी बिजनेस का 70% से ज्यादा बिजनेस यूएस के साथ होता है। ये जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये जितना सारा कंपनी है, ये सभी कंपनीज का 70 to 80% बिजनेस कंडक्ट होता है अमेरिका के साथ। तो अगर अमेरिका में रेट कट होगा तो अमेरिकन कंज्यूमर आईटी रिजल्ट्स, माने आईटी रिलेटेड जो सर्विस वो इंडियन कंपनी से लेता है, वो पहले से ज्यादा ले सकता है। क्योंकि जब इंसान के हाथ में पैसा कम होगा, ठीक है, तो ऑर्डर भी कम होगा ना। रेट बड़ माने बड़ा रहने से क्या दिक्कत होता है, बड़े बड़े बिजनेस के पास पैसा का कमती होता है। जब रेट को कट किया जाएगा, माने इंटरेस्ट रेट को जब कम कर दिया जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। जब इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया जाता है तो पब्लिक के हाथ में पैसा पहले से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लोग जो कॉर्पोरेट लोन लेते हैं, वो पहले से ज्यादा लोन लेगा। अमेरिकन पॉइंट से सोचो, ठीक है। तो अमेरिकन क्लाइंट के पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो वो इन्फोसिस का प्रोडक्ट, टीसीएस का प्रोडक्ट, एचसीएल टेक का प्रोडक्ट ज्यादा बाई करेगा, है ना? तो अगर ज्यादा बाई करेगा, क्योंकि लास्ट 1 साल से अमेरिका ने अपना रेट कट नहीं किया ड्यू टू इन्फ्लेशन इन अमेरिका। अमेरिका लास्ट 50 साल में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इन्फ्लेशन देखा। इन्फ्लेशन माने महंगाई, चीजों का दाम एक स्काई रॉकेटिंग होना, ठीक है। तो उसको कार्ब करने के लिए, मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने रेट को बढ़ा दिया था, और काफी दिनों से रेट को कट नहीं कर रहा था। बार बार उम्मीद कर किया जा रहा था कि अब घटेगा, अब घटेगा, अब घटेगा। लेकिन फिलहाल ये रेट कट करने के पीछे दो रीजन है। एक तो वहां पर इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक ट्राई तो बाइडेन साहब करेगा। हाँ, ये इसी साल के एंड पे आने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाइडेन एक कोशिश करेगा। ऊपर से इन्फ्लेशन भी काफी कंट्रोल हुआ है अमेरिका, इसीलिए वो लोग ये कोशिश कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल ना होता तो रेट कट के चक्कर में नहीं जाता। अब कोई बोलेगा सर इन्फ्लेशन के साथ रेट कट का क्या रिलेशन? सिंपल बात है, पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा होने से क्या होता है, खुजली होता है ना। हाँ, और जब ज्यादा खुजली होता है, खर्चा ज्यादा करते हैं। अगर सभी के पास ज्यादा पैसा हो, सबका खुजली होगा, और सबका खुजली से चीजों का दाम का क्या होगा? सबका खुजली होने से खर्चा करने का खुजली रे बाबा, तो चीजों का दाम बढ़ेगा कि गिरेगा? बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन तो इसी चीज का नाम है। जब हर एक चीज का दाम बढ़ता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब सबके हाथ में भर भर के पैसा है तो चीजों का दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेट कट करने के पीछे का रीजन क्या है? सबके हाथ से पैसा कम करना है, सबके हाथों से पैसा कम करना है। ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, समझे? कभी कभी देखना, हमारे आरबीआई भी ये सब करते हैं। हर देश का आरबीआई, अमेरिका का फेडरल, ठीक है, ये लोग ये सब पॉलिसी लेके इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में जोर का पड़ता है। अब गोल्ड का मैं बता रहा था आप लोगों को कल, चलो आपको बताता हूँ। अभी ऐसे कमोडिटी क्लास तो मेरा सैटरडे इवनिंग में होता है, बट मैं जस्ट आपको रेट कट का इम्पैक्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। रेट कट माने इंटरेस्ट रेट। जिस रेट में कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक जिस रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, उसका रेट को रेट बोलते हैं। इसे रेपो रेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रेपो रेट, ठीक है। तो अगर मानो कॉमर्शियल बैंक मैंने जहां पर हम लोग जाते हैं, अगर वो बैंक रिजर्व बैंक से
सस्ता दाम मैंने महंगा दाम पे लोन लेगा तो हमें भी तो महंगा बेचेगा। सपोज मानो कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक लोन दे रहा है 5% में, तो ये क्या बोलेगा, हम तुमको देंगे 7% पे। अगर मानो वो 5 की जगह 4 कर देता है तो ये भी बोलेगा ठीक है 6.5 की जगह 5.5 कर देता है। समझा? ये है रेट। रेट माने इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट से ही मनी का फ्लो डिपेंड करता है। ये जो लोगों के हाथ में पैसा होगा नहीं होगा, हाँ इजी लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम इजीली गाड़ी खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते, इजीली होम लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इजी बिजनेस लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी खेल डिपेंड करता है रेट कट। मिडिल क्लास लोग घर खरीदने जाता है ना तो लोन लेता है। मिडिल क्लास लोग घर खरीदने जाता है तो लोन लेता है। और अगर लोन का इंटरेस्ट रेट 1% से भी ज्यादा दिखेगा ना, मिडिल क्लास बोलेगा नहीं नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हम नहीं ले सकते। अगर ईएमआई 20,000 से 25,000 हो जाता है ना, मिडिल क्लास को बहुत प्रॉब्लम है भाई। समझे? अगर वही 1% में गिर जाए ना, अगर वो 25,000 का ईएमआई अगर 22,000 में आ जाए, वो बोलेगा अच्छा ठीक है चलो ये मैनेजेबल। बहुत मायने रखता है 2-3 हजार का मैटर, क्योंकि ये पर मंथ करना पड़ता है ना। कार लोन हो होम लोन हो जो भी हो। तो वही चीजें हैं कि रेट को कट करने से चीजें सस्ता हो, और चीजें सस्ता होने से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है। हाँ, वो तो डिक्लेयर करता है तो न्यूज देता है ना। ऐसे हर क्वार्टर में रिजल्ट आता है। क्वार्टर बने, वही मार्च अप्रैल जून करके जो क्वार्टर है, जैसे हमारे आरबीआई का भी रेट कट का खबर आता है, और इसका ये तो अभी आया। अभी जुलाई में ही एक रेट कट करेगा ये। पैनल बैठते हैं, थोड़ा न्यूज के साथ कनेक्टेड रहना। आपका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू से कनेक्टेड रहना, न्यूज आपको मिलता रहे। तो जब भी कोई इकोनॉमिक इवेंट होगा उस इवेंट को इग्नोर ना करें। समझे? देखो ये बजट के साथ तो नहीं है। नहीं, बजट के साथ इसका कोई कनेक्शन। बजट में रेट कट के बारे में कुछ नहीं होता। ये देखो गोल्ड का मैं जैसे आपको बता रहा था, गोल्ड का मिनी देखो, ये गोल्ड का मिनी जस्ट आपको मैं जस्ट एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। जुलाई का, अच्छा ठीक है जुलाई देख लो यार, पता नहीं, डेटा ही नहीं है इसमें। ठीक है छोड़ो, कल तो दिया था ग्रुप में, एक आइडिया मिल गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं रेट कट के साथ बहुत सारा इंडस्ट्री का कनेक्शन है, बहुत सारी चीजों का कनेक्शन। तो ये सब मैटर करता है। ओके, देखो देखते देखते मार्केट 637 में आके रुका है। ठीक है, अब इस पॉइंट से वो सोच रहा है कि क्या करें। ठीक है, अभी वो सोच में पड़ गया क्या करें। हाँ, बीच का कहाँ चला गया? बहुत लैग कर रहे हैं आज जीरो तक, बहुत लैग कर रहे हैं। सुबह से लैग कर रहा है मेरा, मैं देख रहा था ओपन करके बहुत लैग। क्या चीज? ओह अच्छा, इसलिए नहीं, वो मैं दूसरा लैपटॉप से किया, घर पे था जो लैपटॉप है उस पे किया। अच्छा देखो, ऑप्शन में आज हम लोग ना वही थीटा लास्ट दिन जो स्टार्ट किया था, थीटा को बताते हैं। अच्छा थीटा क्या चीज है, इसको एक बार आप लोगों को मैं वापस बोलता हूँ। जैसे ये निफ्टी होता है ना सर, कोई भी किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का ऑप्शन चेन ओपन करो। ठीक है, ऑप्शन चेन ओपन करके, ऑप्शन चेन को जब आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो उसके अंदर ऑप्शन ग्रीक रहता है। ऑप्शन ग्रीक के अंदर क्या क्या रहता है? ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा रहता है, गामा रहता है ना। ये दोनों चीजों में हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में ही सब बातें कर रहे थे, और फिर हमें थीटा के पास पहुंचा दी। तो ये जैसे, हाँ लास्ट दिन थोड़ा सा स्टार्ट किया था। ठीक है, 24,650 का करंट मार्केट है। तो करंट मार्केट जिस रेंज में चल रहा है, उसके आसपास जो, उसके आसपास में जो है, उसे क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं। हमें ये सब तो पता चल चुका है कि मार्केट एटीएम रेंज में जब रहता है उसका डेल्टा क्या सिचुएशन होता है, 0.5 है ना। और जितना हम आईटीएम की तरफ भागते हैं उतना मेरा डेल्टा बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा कॉल के केस में, है ना। इवन इसके केस में भी बस उसमें माइनस का वैल्यू रहता है, ये भी अपना आईटीएम की तरफ बढ़ेगा, माने ये येलो जोन की तरफ बढ़ेगा पोर्ट, तो वो भी अपना माइनस जोन पे जब, वो बस माइनस रहता है। बट ये भी जब बढ़ता रहेगा तो ये भी 1 की तरफ बढ़ेगा। और जब जो एटीएम जोन रहता है वो क्या रहता है? 0.5। ठीक है, तो इस तरह से प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है, प्रीमियम को कंट्रोल कौन करता है सर?
ये जो प्रीमियम है इसको कंट्रोल कौन करता है? डेल्टा। डेल्टा का मोमेंटम से तुम प्रीमियम का आइडिया कर सकते हो कि तुम जिस पॉइंट पे खरीद रहे हो, मार्केट कितना चेंज होने पे डेल्टा कितना चेंज होगा, और डेल्टा कितना चेंज होने पे आपका प्रीमियम कितना चेंज। ये एक्चुअली कैसे काम आता है? ज्यादातर केस में मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। बहुत केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई भी स्ट्राइक चूज कर लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 24,650 में मार्केट है। अब तुमको लग रहा है कि मार्केट 24,750 में चला जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जिसका यहाँ पे देखो प्रीमियम वैल्यू कितना दिखा रहा है, 22 रुपीज। 24,700 का प्रीमियम दिखा रहा है 22 टका, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा है कि भाई 22 तो सस्ता ही दिख रहा है, बाकी से 42 से सस्ता है, 75 से सस्ता है, 115, 160, 207, हाँ काफी चीजों से सस्ता ही है। समझे कि नहीं? तो जब तुम्हें बहुत सारी चीजों के बीच में कोई पर्टिकुलर चीजें सस्ता लगे, तो तुम्हें नॉर्मली क्या लगता है कि सस्ता वाला ले लेते हैं। लेकिन बात सस्ता या महंगा का यहाँ पर नहीं है। सस्ता महंगा से ट्रेड नहीं होता, लेकिन यही ट्रैप की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो इजी मनी लगता है हम लोग खर्चा कर देते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाता है सर कि हमें पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के बाद चिंता ये है कि प्रीमियम कितना बढ़े। कई बार ऐसे होते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते रहते हो कि सर मार्केट तो बढ़ा, प्रीमियम तो नहीं बढ़ा, कॉल के केस में। या फिर पुट के केस में आप लोग का क्वेश्चन होता है मन में, सर मार्केट तो गिरा पर मेरा प्रीमियम तो नहीं बढ़ा। हाँ, अब तुम जितना दूर में रहोगे, ठीक है, और जिसका चांसेस लो है, उसके केस में तुम्हारा स्पीड इतना गिर जाएगा कि तुमको और टाइम ही नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट को। भले ही मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल गया, बट आपका प्रीमियम नहीं, ठीक है, आपका प्रीमियम नहीं गया। तो ऐसे केसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको ना ये डेल्टा गामा, ठीक है, जैसे डेल्टा का मोमेंटम कितना होगा ये कौन डिसाइड कराता है? गामा डिसाइड कराता है। अब हम लोग करेंटली बात कर रहे हैं थीटा पे, जो मैंने जस्ट लास्ट दिन हल्का सा स्टार्ट किया था। आज फिर से वहीं से स्टार्ट मुझे करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा, ठीक है। मैथमेटिकल प्रयोग है, हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमें बस इसका एप्लीकेशन समझना है। सर देयर इज ए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टाइम इज मनी, ठीक है। इस चीज को भी मैंने लास्ट दिन हल्का समझाया था। टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज घटने का चांसेस अगर ज्यादा है, या फिर आप ऐसे बोलो कि अगर आपके हाथ में टाइम ज्यादा है, तो कोई भी पर्टिकुलर इवेंट घटने का चांसेस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया था सर। एग्जाम्पल बहुत सिंपल था। एग्जाम्पल बस इतना सा था कि अगर मेरा एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, तो मेरा पास होने का चांसेस कम हो जाएगा। और अगर एग्जाम से पहले टाइम है मेरे हाथ में और मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा पास का चांसेस हाई रहेगा। तो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हाथ में 30 दिन है, तो मेरा पास का चांसेस हाई है। हाथ में 20 दिन है और मैं पढ़ने बैठता हूँ, मेरा पास का चांसेस वेरी हाई से थोड़ा कम हो जाएगा। एग्जाम और पास आ रहा है, 15 डेज में मैं पढ़ने बैठता हूँ, तो मेरा पास का चांसेस मॉडरेट है। एग्जाम और पास आ रहा है, मैं अब पढ़ने बैठता हूँ, चांसेस लो हो गया, और पास आ गया, वेरी लो हो गया, और फिर एक दिन बाकी है मैं पढ़ने बैठता हूँ रात को, ठीक है। तो अल्ट्रा लो सिचुएशंस में, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस में तो किस्मत का भरोसा है, कि क्लास में चीटिंग करने मिल जाए, है ना। कोई ऐसा दोस्त के पास सीट गिर जाए जो दिखाने वाला बच्चा हो, है ना, उदार उदार मन का हो। हाँ, हम लोगों का ऐसे एग्जाम कोई नहीं लगेगी, कोई चेहरा है जो भी हो, समझेंगे नहीं। हाँ, यहाँ एग्जाम का मैटर नहीं था। द मैटर इज नॉट अबाउट द एग्जाम, इट्स अबाउट द टाइम, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में थीटा क्या काम करता है सर? थीटा टाइम के बारे में बात करता है। अब इसी चीज को मैं लास्ट दिन थोड़ा सा स्टार्ट किया था। तुम लोग बात ना करो सर, धीरे धीरे ना ये कॉन्सेप्ट मैंने काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप लोग अगर माथा नहीं लगाओगे ना, अब आगे को ना ये भी चीज कुछ भी चीज समझ नहीं पाओगे, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेशन करो, नहीं तो पूरा माथा के ऊपर से जाएगा, ठीक है। और बीच बीच में प्रथम जैसे करना चालू कर देते ना, मार्केट को बस चुपचाप देखते रहो। मार्केट देखने में मैं किसी को मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन फोकस बना के रखो। तो फालतू में बात करके ना अपना टाइम मत दिया कर, ठीक है, क्योंकि ना धीरे धीरे ना चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर ऐसा हो जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। अब पॉइंट इज कि सर हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जब कोई भी चीज में टाइम ज्यादा होता है प्रोबेबिलिटी हाई रहता है।
और प्रोबेबिलिटी हाई होने के चांसेस के लिए क्या होता है जानते हो, प्रीमियम वैल्यू हाई हो जाता है। आपको मैं देखा, जैसे आज एक्सपायरी है ना, आज 18 जुलाई है, 24,650 का प्रीमियम कितना चल रहा है, एक्सपायरी डेट चेंज करो, 24,650 का प्रीमियम देखो। कॉन्ट्रैक्ट टाइम बेसी करते हैं। 1 अगस्त का देखो, 321 টাকা। मतलब चांस बेसी है तो कम ही हॉबी ना, चांस इट्स नॉट अबाउट हॉबी, पॉइंट टू बी नोटेड। जब बहुत कम होगा ना माने बेसिकली जितना समय हाथ में है। अच्छा तुम बताओ, मार्केट कहाँ है, 24,626 में है करंट, है ना। वेयर इज द मार्केट, 24,628 में। तो यहाँ से मार्केट 24,700 में जाएगा, इसका चांसेस 1 अगस्त तक क्या लगता है हो जाएगा। ओहो, लग क्या रहा है हो जाएगा। जब सबको लगता है हो जाएगा या चांसेस है कि हो जाएगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा वो तो एक एक दिन बताते हैं। ये तो डेली का खेला है, डेली मार्केट क्या मूवमेंट करेगा, क्या मोमेंटम देगा, वो डेली बेसिस पे तय होता है। लेकिन अगर मार्केट एक सिचुएशंस में है और ओवरऑल मोमेंटम एक चल रहा है, तो ऐसे मोमेंटम में जब चीजें हाई लेवल में रहता है तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो 700 टच करेगा। तो 1 जुलाई माने अभी भी हाथ में 12-13 दिन है, तो 12-13 दिन में 50 पॉइंट का मोमेंट का चांसेस हाई है। बट अगर आज के डेट में चांसेस की बात करो तो चांसेस इज लो। तो लो चांस के लिए लोग कम प्रीमियम देगा, हाई चांस के लिए लोग हाई प्रीमियम भरने के लिए रेडी है। दिस इज द रीजन। घटना घटेगा कि नहीं घटेगा, ये घटना घटने के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, अगर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इंट्राडे ज्यादा करते हैं ना, पोजीशंस को उतना ओपन रखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर मानो कि आप इंट्राडे करो, 18 जुलाई का पोजीशन ना लेके आप अगस्त का पोजीशन लेके भी खेल सकते हो। लेकिन उसमें हाँ, क्योंकि दाम ज्यादा होता है तो लोग थोड़ा सा कम सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई इतना दाम से कौन जाएगा, उससे अच्छा है 40 टका में लेंगे 50 में बेचेंगे, 320 में लेके 380 में बेचेंगे, ये सोचने वाला चिंता कम होता है। लेकिन उसमें रिस्क भी तो कम है। अगर बाई चांस पर्टिकुलर डे में आपका मोमेंटम नहीं हुआ, ठीक है, जीरो तो नहीं होंगे ना आप, जीरो तो नहीं होंगे ना आप। 320 से मानो आप सुने सोचा था कि 320 में 321 से आपका प्रीमियम, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 320 से या 290 से आपका दिमाग चल रहा है कि भाई ये अगर 320 जाएगा तो मैं एक लॉट बेचूंगा। लेकिन मानो ये उल्टा साइड में 270 में चला गया, ठीक है, आप लॉस में हो, लेकिन स्टिल यू हैव 10 to 12 days इन योर हैंड। इन दैट केस वो 10 to 12 days में वो 20 टका जो गिरा था, वो 20 टका बढ़ने का चांसेस हाई है कि लो है, हाई है। लेकिन अगर मानो कि आप आज का ही एक एक्सपायरी लेते हो और आज 40 टका में लेके फिर आपका प्रीमियम 40 से हो जाता है 20, और ऐसा करते करते बच गया 3, ठीक है, अब तभी भी तुम उम्मीद से बैठे हो कि अभी मेरा प्रीमियम 20 से 40 में जाएगा। अब चांसेस कितना हो जाएगा, वेरी लो, वेरी वेरी अल्ट्रा लो चांसेस हो जाएगा। अभी अल्ट्रा लो चांसेस में और उम्मीद मैंने बेसिकली वो एक किस्मत का खेल है। अब किस्मत आ जाएगा कि अगर कोई बायर एंड मोमेंट में कुछ करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम है वो सस्ता आपके लिए ट्रैप बन जाता है। जो सस्ता वाला प्रीमियम है ना, वो आपके लिए ट्रैप बन जाता है। आप तो सस्ता देख के लेते हो, लेकिन वो एक तरह का ट्रैप हो गया ना, आप और बढ़ ही नहीं सकते। 99% केस में आपका कुछ नहीं होगा, 1% कभी कुछ हो जाए अलग बात है, और वो एक दिन को कंफर्म मत करना। समझ में आ रहा है सर। तो टाइम इज मनी, ठीक है। मार्केट में खेलना है, थोड़ा साहस भी बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज के साथ साथ साहस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गलत एक्सपायरी पे भी ट्रेड ना करें। अगर समझ में कम आता है तो इतना रिस्क, मतलब वो 40 टका के चक्कर में ना आप ज्यादा ही रिस्क ले लेते। क्या सही नहीं बोला क्या, ऐसा क्यों देख रहा है। चलो इसको आज के एक्सपायरी भी करते हैं। देखो ना, पॉइंट क्या है कि थीटा हमें क्या सिखाएगा, इस चीज को समझना जरूरी है। सुनने का कोशिश करो थोड़ा।
So quite obviously, higher the number of days for preparations, the higher is the likelihood of passing the exam. नहीं exactly, यहाँ पर exam मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शंस में लिया हुआ है. कीपिंग द सेम लॉजिक इन माइंड, थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस. निफ्टी स्पॉट चल रहा था 8,500 में, एग्जाम्पल है, ठीक है. बाकी आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेना. बात एक डिजिट का खेल है सर. कभी 8,000 से बात करो कि 24,000 से, मतलब तो सेम ही रहता है. तो 8,500 स्पॉट में मानो चल रहा है और आपने एक 8,700 का कॉल ऑप्शन चूज किया. व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दिस कॉल ऑप्शन टू एक्सपायर इन द मनी. यानी 8,500 का कॉल ऑप्शन, ये स्पॉट में है 8,500, ठीक है, और आपने लिया 8,700. तो आपने लिया क्या? हाँ, ये स्ट्राइक है. आपने क्या चूज किया? ओटीएम चूज किया, ठीक है. तो हाँ हाँ, मोटा मोटी डीप ओटीएम, 200 पॉइंट का डिफरेंस है. ना बोलता है कि व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दिस कॉल ऑप्शंस टू एक्सपायर इन द मनी. माने आपका स्पॉट चेंज होके 8,710 या समथिंग कुछ होगा, इसका चांसेस कितना है. माने अगर आपका स्पॉट 8,700 होता है तो फिर 8,700 का ओटीएम, और ओटीएम नहीं रहेगा उस टाइम पे, वो क्या बदल जाएगा? एटीएम या आईटीएम में बदल जाएगा. एक्चुअली एटीएम बोल के कुछ होता नहीं है. एटीएम माने बस उस पर्टिकुलर सिनेरियो को एटीएम बोलते हैं जो करंट मार्केट से क्लोज में है. एक्चुअली सब आईटीएम ही होता है. एक्चुअली सब आईटीएम एंड ओटीएम होता है. बस जो मार्केट के सबसे क्लोज फिगर्स दिखता है ऑप्शन चेन में, उसे हम लोग प्यार से एटीएम कहते हैं. दैट्स द बेसिक डिफरेंस, और कुछ नहीं. बाकी सब आईटीएम एंड ओटीएम ही है. तो 8,700 का जो ओटीएम है, ये 8,710 में जा सकता है, और जब अगर चला जाए तब वो और ओटीएम नहीं रहेगा, आईटीएम हो जाएगा. तब ऐसे सिनारियो में इसका कितना चांसेस है, ये चांसेस आपको थीटा बताए. तो 8,700 कॉल ऑप्शन, एंड व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दिस कॉल ऑप्शन टू एक्सपायर इन द मनी. चलो इसी चीज को कुछ क्वेश्चन के थ्रू से समझने का कोशिश करें. क्वेश्चन मैंने जो नॉर्मल क्वेश्चन इंसान के दिमाग में ट्रेडिंग करने के टाइम पे आता है. आंसर से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है. आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. गिवन निफ्टी 8,500 टुडे, ठीक है. निफ्टी देके रखा है मानो 8,500. व्हाट इज द लाइकलीहुड निफ्टी मूविंग 200 पॉइंट्स ओवर द नेक्स्ट 30 डेज. 30 दिन में निफ्टी 200 पॉइंट मूव करेगा, इसका चांसेस कंपेरेटिवली हाई है ना. अगर आपके हाथ में 30 दिन है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई चांसेस है 200 पॉइंट 30 दिन में मूव कर ही सकता है ना. तो हेंस द लाइकलीहुड ऑफ एन ऑप्शन एक्सपायरिंग आईटीएम एक्सपायरी इज वेरी हाई. अगर 30 दिन मेरे हाथ में, व्हाट इफ देयर आर ओनली 15 डेज. अगर 15 दिन हाथ में है तो 200 पॉइंट का मूव, चांसेस थोड़ा आधा हो जाएगा, है ना. तो हम लोग वेरी हाई से कहाँ आ जाएंगे? हाई में आ जाएंगे. व्हाट इफ देयर आर ओनली 5 डेज टू एक्सपायरी, चांसेस इज लो, ठीक है. व्हाट इफ देयर इज ओनली 1 डे टू एक्सपायरी, ठीक है, इट्स अल्ट्रा लो, है ना. जैसे कभी कभी ऐसा नहीं कि होता नहीं है. आज ही तो मार्केट दिया, आज भी तो मार्केट दिया 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया. तो 500 530 520 में चल रहा था, 520 से 650 60 680 तक चला गया. तो ऐसा नहीं कि मूवमेंट देता नहीं है, देता है. आजकल तो मार्केट थोड़ा और माने काफी लोग आ चुका है, तो मार्केट में इस तरह का सिचुएशन दिखता है. अच्छा, ये किसका बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि अगर मार्केट से लोग कम हो जाए तो क्या होगा. कुछ नहीं होगा, मार्केट अपना रहेगा. आप लोग जो लोग सीख रहे हो ना, मार्केट सबके लिए रहेगा. लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी मार्केट में है, ठीक है, उसे दूर करने के लिए सेबी थोड़ा सोच रहा है. आप लोगों को ना इससे डरने का जरूरत नहीं. हाँ, कोई सोचेगा नहीं सर पैसा ज्यादा लग सकता है, लॉट साइज बढ़ा सकता है. ठीक है ना सर, लॉट साइज बढ़ेगा, आपका भी लॉस का चांसेस कम करेगा. नहीं सर, जब मार्केट में ज्यादा लोग एंट्री लेता है ना, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होता है. अब जब लॉट साइज बढ़ा देगा, आप सोच समझ के ही एंट्री लोगे, ठीक है. और ऐसे सिचुएशंस में क्योंकि अमाउंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, आपका एनालिटिकल एबिलिटी भी आप ज्यादा प्रयोग करो. क्योंकि जब इंसान कम पैसा 700 800 लगाता है ना, 1,000 1,500 लगाते हैं, इंसान इतना सोचता नहीं है, कर देते हैं. एक बटन का ही तो खेल है, देखा जाएगा. लेकिन वो 700 700 करते करते, 1,000 करते करते आपका 4 5 हजार का 10,000 का लॉस लग जाता है. लेकिन यही चीज अगर आपको 700 800 की जगह 7,000 एक टाइम पे डालना पड़े, तो आप सोच समझ के ही डालोगे. नहीं सर, इसको सोचो आप, ये समझने वाला बात है. ये जो इतना ज्यादा लोग लॉस खाते हैं, किस चक्कर में लॉस खाते हैं? सस्ता के कारण लॉस खा जाता है. बिना मैक्सिमम सिंगल पॉवर्स में रहेगा ऐसे
রাজেরা এই তো তারা মাঝেই লাগাচ্ছে হ্যাঁ আর তুক্কাটা কেন করছে? যদি এটা বড় অ্যামাউন্ট হতো তুক্কা করতো? 500,000 বলি না করে দিচ্ছে। যদি এটা 500,000 জায়গায় 5,000 10,000 तो तुक्का कुत्तो। ये जो ड्रीम इलेवन में कितना लोग 49 रुपीज में लगाते हैं और कितना लोग 10,000 टका का ड्रीम इलेवन खेलता है। आप लोगों में से ड्रीम इलेवन कभी खेले हो कोई? हाँ मेरा थोड़ा खेलने का आदत है, मैं कभी कभी खेलता हूँ टाइम मिलने से। ठीक है, ज्यादातर लोग 49 में लगाता है मेगा जो होता है। क्यों? क्योंकि 49 ही तो जाएगा, है ना। वो 2,000 5,000 का जो गेम चलता है उसमें कितना लोग एंट्री होता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब चीजें सस्ता होता है गैम्बलिंग उसमें ज्यादा होता है। चीज को महंगा कर देने से गैम्बलिंग कम हो जाएगा मार्केट। यही सोच से भी लगाना चाहता है। भले ही हम लोगों को बात खराब लग सकता है कि अगर स्टार्टिंग में ऐसा कर दे, सर हम लोग जो कम कमाते हैं उनका क्या होगा। लेकिन सर आप कमाने को बढ़ाओ, एक्टिव इनकम को कोशिश करो जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। और जो भी आपका पैसा है उसको आप सोच समझ के लगाओगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे ज्यादा, क्योंकि आप लोग सीख के कर रहे हो। जो बिना सीखे करता है ना वो लोगों का ज्यादा गड़बड़ होता है। हाँ खराब सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है अगर बाई चांस ऐसे एप्लीकेबल होगा, बट मैं चाहता हूँ दिल से कि थोड़ा मॉडरेट करे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना कर दे। ठीक है, ये मेरा मानना है। बट थोड़ा बहुत कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना वो मार्केट का वॉलेटिलिटी और ये टू मच लॉस मेकिंग सिचुएशंस मार्केट में कम होना चाहिए। हाँ मैंने ये मेरा इच्छा है, बाकी देखो क्या करता है वो लोग, पॉलिसी मेकर्स हैं, अच्छा बुरा भला कभी कभी करता है। आज मार्केट में हम लोग ट्रेड कर पा रहे हैं उन्हीं का देन है, कल अगर हम लोग ट्रेड कम कर पाएंगे वो भी उन्हीं का देन होगा। है ना। जो हमारे हाथ में है नहीं उसके बारे में ज्यादा सोच के फायदा नहीं। एक चीज हमारे हाथ में है, वो है चीजों को सीखना। बाकी देखो टाइम टू टाइम पॉलिसी बदलते हैं, पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं। हाँ पहले 50 था, उससे पहले 25 था। ठीक है, 14-15 के टाइम पे जब स्टार्टिंग में हम लोग करते थे 25 ही था, 25 से 50 कराया। ठीक है, फिर से 25 करवा दिया, फिर से 25 करवा दिया। हाँ 50 था। चेंज हो गया तुरंत, कैसे चेंज कर वही चेंज इसलिए कर दिया, उनको लगा कि थोड़ा कार्व करते हैं लॉट साइज बढ़ा के, लेकिन उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि 50 से 100 करने से शायद कुछ हो। एक्चुअली आजकल यूट्यूब या सोशल मीडिया के कारण ना एक चीज हुआ है, लोग कम से कम एक सेकंड इनकम के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में काफी ज्यादा सोचने लगा है। ठीक है, कि क्योंकि जितना इनकम एक्टिव इनकम लोग करते हैं उससे इंसान का प्रॉपरली जो इच्छा है वो पूरा नहीं होता। तो एक सेकंड इनकम सोचते हैं कि एक सेकंड इनकम करते हैं, और उस सेकंड इनकम चक्कर में ये स्टॉक मार्केट एक अच्छा एवेन्यू आया। अभी इस एवेन्यू को वो लोग लेना तो चाहता है, लेकिन उसके पीछे टाइम दे के सीखना नहीं चाहता, या सीखना चाह के भी टाइम दे नहीं पाता। कब देगा? क्योंकि फैमिली वाले हैं। ठीक है, सारा दिन आप प्योर स्टूडेंटशिप में तो इतना पैसे के बारे में कोई सोचता नहीं, जो थोड़ा बहुत सोचता है उनका बात अलग है। सो ये सब रीजंस है, साइकोलॉजिकली काम कर रहा है। चलो ठीक है, तो बेसिकली इतना समझ में आ गया सर। अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। अगर एक दिन बाकी है 200 पॉइंट का मूवमेंट अल्ट्रा लो हो जाएगा। तो पॉइंट इज, फिर भी तो हाँ सस्ता मिलता है। क्यों करते हैं? वही तो मैं पहले बोला कि अल्ट्रा लो लेवल में भी क्यों करते हैं, बिकॉज प्रीमियम लो चल जाता है। और लो प्रीमियम में तुम देखना, जब एक्सपायरी डेट रहेगा आज ही तुम देखना, जब 2:30-3 बजेगा, ठीक है, उस टाइम पे जो स्लाइट ओटीएम या एटीएम का एक्सपायरी बने ऑप्शंस रहेगा, तुम उसका वॉल्यूम चेक करना, दोनों का, तुम दोनों का चेक करना। प्रीमियम चला जाएगा 1 टका में, और तुम जस्ट देखना 1 टका प्रीमियम में वॉल्यूम चेक करना करोड़ों चला जाता है। क्यों? उनका दिमाग में सिंपल काम करता है, एक में खरीदेंगे 1.5 में बेचेंगे। हाँ क्यों? उस दिन हमारे सामने बैठ के अक्षत ने किया, तो यही बात को सुनते हुए मैं बोल रहा था, और अक्षत यहाँ पर बैठे बैठे, ठीक है, अक्षत 5 टका में लिया। मैं बोला 5 टका कम हो जाएगा। ठीक है, मैं बोला उसको कि 5, तुम सोच रहे हो 5-6 होगा, बहुत मुश्किल है। अगर किस्मत काम किया बीच में 2-2.5 के आसपास एक बार मौका हो सकता है, अगर तुम उस टाइम पे एक्टिव हो तो शायद कुछ मिले। तो वो बाद में 6.5 में बेचा। ठीक है, लेकिन वो कब बेचा? 2:15-2:30 के आसपास।
बाकी जब मैं क्लास के बाद और मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बाद में जाके अक्षत ने लिया बोल के मैंने थोड़ा देखा, वो 5 का चीज 2.5% में चला गया था, मैंने 2.5% में चला गया, और उसने 175 लॉट लिया था, मैंने 175 क्वांटिटी, 1050 क्वांटिटी, नॉट का शायद नहीं सर, आप भी मुझे वही 175 क्वांटिटी लिया, ठीक है, 175 क्वांटिटी। तो पॉइंट इज दैट ये जो एंड मूवमेंट में वॉल्यूम का खेल है वो 4% 5% के कारण होता है, ठीक है, तो लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन क्या इस तरह का ट्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए, मैं इसके बारे में अभी टिप्पणी नहीं, हाँ एक आध, लेकिन वही 0 to हीरो, सुनना 0 to हीरो जो होता है ना, उसका उल्टा कर एक बार, नहीं नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब है 0 to हीरो इज अ गुड थिंग, बट रोज रोज 0 to हीरो को पीछे एक्सपायरी वाला दिन होता है। कोड से तो फुट साइड देख तो पार्ट से, अच्छा अब आगे देखो, ए फोकस फोकस पॉइंट में चलो, हे तुम लोग बहुत बात कर रहे हैं। इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव, ये जो लो अल्ट्रा लो ये जो चांसेस है, द मोर टाइम फॉर एक्सपायरी likelihood for the option to expiry ITM is higher. Now keep this point in back your mind. We now shift our focus on the option seller. अब हम लोग कुछ देर के लिए ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन सेलर की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है, मैंने कॉल सेलर या पुट सेलर। मैं दिखा देता हूँ, जैसे किसी को अगर ऑप्शन सेल करना है, से फॉर एग्जांपल 24,650, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, अगर किसी को सेल करना है, देखो कितना अमाउंट दिखा रहा है, देखो करंट मार्केट चल रहा है 60, ठीक है, लेकिन इसका मार्जिन अमाउंट कितना है 69,000, ठीक है, मैंने कम से कम 24,650 का पुट अगर किसी को सेल करना है तो उसे 69,758 समथिंग को जमा करना होगा। अच्छा ये था पुट साइड में, मैं तुमको एक बार कॉल साइड पे दिखा देता हूँ। 24,650 का एक कॉल सेल करते हैं, तो अगर तुम कॉल भी सेल करने जा रहे हो तो ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, वही देखो 16, इसका कितना चल रहा है 34 करके प्रीमियम चल रहा है, इसका वैल्यू कितना बता रहा है 68,000 समथिंग, ठीक है, तो अगर तुम्हें इसको सेल करना है तो 68,000 अकाउंट में रखो पहले, ठीक है, जब मैंने जैसे सेल करोगे वो तुम्हारा ब्लॉक कर जाएगा, ठीक है, तो 68,000 क्यों मांग रहा है, क्योंकि सेलर साइड का रिस्क बहुत हाई है। सेलर का रिस्क क्यों हाई होता है, क्योंकि ये बायर मैंने एक्चुअली सेलर और बायर का खेल ऐसा है कि बायर का कॉन्सेप्ट चलता है कि वो प्रीमियम बढ़ने पे कमाता है, ठीक है, कॉल सेलर क्या सोच रहे हैं कि मार्केट गिरने पे मेरा इनकम होगा, मार्केट गिरने पे या मार्केट स्टेबल रहने। सेलर बेसिकली यही चाहता है कि मार्केट ना तो बढ़े और अगर वो तो गिर जाए, तो जाके जो प्रीमियम वो रिसीव करता है, जितना प्रीमियम वो रिसीव करता है, वो प्रीमियम बायर का जो प्रीमियम एक्चुअली ये जो प्रीमियम हम पे करते हैं, किसे पे करते हैं, एक्सचेंज पे थोड़ी ना देते हैं। जब हम बायर बनते हैं तो सेलर को प्रीमियम देते हैं। सपोज अभी जो बायर है ना, बायर साइड का जो ये जैसे ये 34 का हम सेल करेंगे तो उल्टा साइड में कोई बायर होगा जो मुझे ये पे करेगा, मैं सेल करूंगा 35 रुपीज में, तो उल्टा साइड में कोई तो है जो बायर है, तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो एक्चुअली मेरा इनकम क्या होगा, यही प्रीमियम जो मैं एक्चुअली रिसीव करूंगा एज ए सेलर, जो रिसीव करूंगा यही मेरा मैक्सिमम इनकम होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए कि मार्केट उसी पॉइंट पे रहेगा। अब देयर इज ए कॉन्सेप्ट कि लोग सेलर क्यों बनता है, सेलर बनने का दो ही रीजन है, मार्केट में टोटल 3 आउटकम होता है, या तो मार्केट बढ़ेगा, या तो मार्केट गिरेगा, या तो मार्केट फ्लैट रहेगा, है ना, यही 3 आउटकम में मार्केट चलता है। तो जो सेलर साइड होते हैं ना, ये मार्केट के गिरने के ऊपर ही इनका इनकम होता है, मार्केट गिरेगा तो प्रीमियम उसका, फ्लैट रहेगा तो भी उसका, फ्लैट रहेगा तो भी उसका, गिरेगा तो भी उसका। अगर मार्केट गिर जाए, जिस स्ट्राइक से वो ले रहा है उस पॉइंट से नीचे आ जाए, या फिर जिस स्ट्राइक में वो ले रहा है मार्केट अल्टीमेटली उसी आसपास में कहीं रहे, सेलर साइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है,
अंडरस्टैंड करना, पर धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फिलहाल एक्चुअली धीरे धीरे बाइंग साइड को मैंने ग्रिप करो, धीरे धीरे आप सेलर साइड पे भी सीखोगे। मार्जिन के चक्कर में मत पड़ो। अगर इनकम करना है तो मार्जिन के चक्कर में मत पड़ो। मैक्सिमम लोग पैसा सेलर होके कमाते हैं। मार्केट में 70% लोग उससे भी ज्यादा सेलर बन के कमाते हैं। हाँ সেলারের উপর বেস করেই থিটাটা কাজ করে। আসছে। हाँ, इसके 2-3 रीजन है। एक तो जैसे जो पॉइंट इसने बोला, जितना स्पीड से मार्केट गिरता है उतना स्पीड से मार्केट बढ़ता नहीं है, ये वन ऑफ द रीजन है। दूसरा रीजन है कि अभी तो फिर भी मार्केट में ओवरऑल थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है करेंटली, लास्ट 15-20 दिन से हम लोग जो देखे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ऐसा भी देखा जाता है कि मार्केट लगातार कुछ दिन फ्लैट ही चलता है या फिर मार्केट धड़ाधड़ गिरता है, ठीक है। अभी मोमेंटम के साथ है तो करंट मार्केट के साथ ये डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पे, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में इवन जब मार्केट चल रहा है उस टाइम पे भी देखना कई देर तक मार्केट फ्लैट है या फिर लगातार गिर रहा है, तो तब सेलर बन के भी फायदा होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है तो हम लोग सेलर बनने के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। लेकिन अभी लोग क्या डरते हैं, नॉर्मल जो न्यू कमर होता है उनको लगता है भाई 60-70 हजार दे के सेलर बन के क्या फायदा। अरे भाई जब तुम्हें कंफर्मेशन मिलता है आउट ऑफ 3 आउटकम, 2 आउटकम तुम्हारे फेवर में, माने मार्केट का फ्लैट रहना और मार्केट का गिरना, तो तुम 66% चांसेस है कि तुम जीतोगे, है ना। 2/3 माने ही होता है, ठीक है। और 1/3 चांसेस है कि बायर जीतेगा, 33%। इसलिए सेलर ज्यादा कमाते हैं। देयर इज अ वेरी पॉपुलर एक स्लोगन है सेलर मार्केट के बारे में कि देयर इज अ फेमस, उसका नाम चार्ली मुंगर, मोस्ट प्रोबेबली बहुत फेमस म्यूचुअल फंड्स का ये था। उन्होंने एक जगह में ना बहुत प्यार से बोला था कि अगर सेलर बनना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं कमाता, ठीक है। तो उसका बोलते हैं कि सिट लाइक ए एलिफेंट एंड इट लाइक ए चिकन। सिट लाइक अ एलिफेंट और ईटिंग लाइक अ चिकन। चिकन के तरह छोटा छोटा खाओ और हाथी के तरह बैठे रहो, ठीक है। ये साइकोलॉजी सेलर का काम करता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो अभी तो मार्केट देख रहे हो, समझ रहे हो, इसी में इतना एक्साइटमेंट है। जब पूरा समझ में आएगा ना एक्साइटमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन समझोगे एक्साइटमेंट कम हो गया मैंने एक्चुअली अच्छा ट्रेडर बन गया। यस सर। जब जब इंसान नॉलेजेबल हो जाता है ना, वो अपना किसी भी चीज में अपना आपा नहीं खोता है, वो बहुत काम और स्टेबल हो जाता है। ओ हाँ, একটা কি ছিল कि लेने वाला की तिजोरी खाली, देने वाले की जेब खाली। अच्छा, ए सेलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो ये 60,000 70,000 का मार्जिन का एक ही प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट उल्टा चले ना तो इनका पूरा पैसा साफ हो सकता है, इसलिए इनसे मार्जिन ज्यादा लिया जाता है। ये जो प्रीमियम है पूरा लॉस हो सकता है, इसलिए इनका पूरा मार्जिन लेके प्रीमियम का पैसा जितना लॉट साइज होगा लेने के बाद बाकी पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन इससे मार्जिन लेने का मेन यही कारण है कि अनलिमिटेड लॉस बेयर करता है। একই ऊपर है। अब चलो ना, मैं वही बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ऑप्शन सेलर की तरफ, इसीलिए तो मैंने बोर्ड लिया। अच्छा देखो, वी नो एन ऑप्शन सेलर सेल्स और राइट एन ऑप्शंस एंड रिसीव द प्रीमियम फॉर इट, यही सब चीज समझा रहे थे। व्हेन ही सेल्स एन ऑप्शन ही इज वेरी वेल अवेयर दैट कैरीज एन अनलिमिटेड रिस्क। उसके पास क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है, माने बायर अगर जीत गया तो फिर सेलर का कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए इनसे ज्यादा मार्जिन लेने का मार्केट प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली ये जब हम लोग बाई करते हैं वो एक्चुअली प्रीमियम सेलर के पास जाता है। लेकिन अगर मार्केट मेरे तरफ से चला एज ए बायर तो सेलर को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए उनका जो मार्जिन अमाउंट है ज्यादा लेके मार्केट अपने पॉकेट से तो ट्रेड नहीं कराएगा, वो सेलर का मार्जिन जमा करके ट्रेड करने बोलेगा। फिर अगर उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो बोलेगा भाई आपके मार्जिन से इतना पैसा मैं काटता हूँ, बाकी पैसा आप घर में रखो, ठीक है। क्योंकि वो अनलिमिटेड रिस्क के वजह से, बायर का क्या अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है ना। आपका 40 का, सपोज आप 40 का प्रीमियम बाई कर रहे हो, अब वो 40 का प्रीमियम 150 कभी कभी चला जाता है, तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट जब आपका हो रहा है तो सेलर का तो गया ना।
आप जितना बायर जितना कमाता जाएगा सेलर उतना लॉस करता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि बायर का मैक्सिमम लॉस उसका प्रीमियम है और सेलर का लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा जब बढ़ता है किसी को नहीं पता। तो इसलिए मार्जिन ज्यादा रख के सेलर साइड को मार्केट क्या करता है, अपने हाथ में रखता है। लेकिन बायर के केस में ऐसा नहीं है, बायर के केस में जो प्रीमियम दिया वही उसका मैक्सिमम जाएगा। इसलिए मैक्सिमम स्टार्टिंग में लोग क्या बनता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं बायर बनते हैं। क्यों? सस्ता है, रिस्क टेकिंग सिचुएशंस कम है, that's why। मैं भी वही बोलूंगा आप लोग पहले पहले बायर ही बनो। सेलर बनने के लिए दम चाहिए, थोड़ा समझदारी चाहिए और थोड़ा आगे आगे आएगा। लेकिन क्या है ना, सीखने के टाइम पे दोनों एंगल को समझना जरूरी है। तो नहीं सर, मैं सेलर ज्यादा नहीं बनता, झूठ क्यों? नहीं अभी तक नहीं बना, नहीं बने नहीं बने। एक बार ट्राई लिया था बट छोड़ दिया, नहीं बने। एक तो कैपिटल का सिचुएशन हमेशा एक प्रॉब्लम करता है। लेकिन देखो जिसके पास होगा और अगर वो करना चाहेगा, देखो मेरे लिए तो मैं तो हर टाइम ट्रेडिंग भी नहीं कर पाता, मेरा कुछ प्रॉब्लम है। मैं सारा दिन क्लास में होता हूँ, ठीक है। तो एक जो सारा दिन ट्रेडिंग करता है, ठीक है, मेरा एक चीज क्या है कि मैं चीजों को सिखाने का इच्छा रहता है, मैं सिखाता रहता हूँ और जब भी बीच बीच में टाइम मिले मैं ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन क्या मैं सारा दिन ट्रेडिंग थोड़ी ना करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा ज्यादा करता हूँ, पोजीशन लेकर रखता हूँ छोड़ता हूँ। लेकिन ये जैसे तुम लोग करते हो, ये जैसे करते हैं, बैठ जाता है कंप्यूटर लेके पूरा सिस्टम बना के बैठा है, वो टाइम मेरे पास नहीं है, वो टाइम मेरे पास नहीं। इसलिए मैंने हाँ नहीं सर, उखाड़ोगे सर, उखाड़ने के लिए ही तो पैसा उठा ले। अच्छा अच्छा, we know an option seller sells right options and receive the premium for it. When he sells an option, he is very well aware that he carries unlimited risk and limited reward potential. Limited reward माने वही हाथी की तरह बैठते हैं और छोटा छोटा मुर्गी की तरह चूकता है। कितना कितना चूकता है वो, जितना बायर का प्रीमियम है वही चुकेगा। कितना चुकेगा? जितना बायर का प्रीमियम है वही चुकता है, ठीक है। द रिवॉर्ड इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम ही रिसीव, ही गेट्स टू कीप हिज रिवॉर्ड माने फुल प्रीमियम फुल्ली ओनली इफ ऑप्शन एक्सपायर्स वर्थलेस। जब ऑप्शन जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसका पूरा प्रीमियम उसका। So now think about this. If he is selling an option early in the month, he is very clearly know the following. जब वो early month में माने मंथली एक्सपायरी में अगर मानो, हाँ तो क्या प्रीमियम चार्ट तो मिलेगा। 100 रुपया? हाँ 100 रुपये के लिए तो इतना लगा। तो लॉट साइज बढ़ा देगा। मैंने देखो चार्ट 3-4 का मैटर नहीं है, 40 का भी तो होता है, 100 का भी तो होता है। तुम साइकोलॉजी समझो, देखो बात 3-4 का नहीं है। तुम सिर्फ ओटीएम में थोड़ी खेला खेलते हैं, या आईटीएम एटीएम में नहीं होता, उसपे 300-400 का प्रीमियम नहीं रहता है, 500 का प्रीमियम नहीं रहता है। और ज्यादातर लोग एटीएम आईटीएम में खेलते हैं, ओटीएम में कितना लोग खेलते हैं, है ना। ऑब्वियसली सेलर बनने का भी कुछ टेक्निक है, वो सब आगे आगे मैं बताऊंगा कि एज ए सेलर तुमको नॉर्मली कौन से प्रीमियम में जाना चाहिए, कौन से स्ट्राइक जाना चाहिए, वो आगे का खेल है। अब तुम ये तो सोचो कि जब अर्ली मंथ में जाने जब हाथ में टाइम है, उस टाइम पे जब सेलर ट्रेडिंग में आते हैं तो वो क्या सोच के आते हैं, ही नोज ही कैरीज अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड रिवॉर्ड पोटेंशियल। और उसको पता है ये चीज कि मेरा रिस्क बहुत है और मेरा लिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। He also knows that by virtue of time, समय के हिसाब से, माने समय का जो धर्म होता है, virtue माने समय का जो धर्म होता है, there is a chance for the option he is selling to transitions into IT. Chances is very high कि वो ITM में जाएगा, which means he will not get to retain his reward. माने अगर टाइम के साथ साथ उसने जो चूज किया, अगर वो ITM में चला जाता है तो फिर माने OTM अगर ITM चला गया तब तो बायर साइड जीत गया, है ना। तो अगर OTM ITM चला जाएगा तो फिर इसका क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, and he will not get to retain his reward, ठीक है। So in fact at any given point thanks to time, इसलिए टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। there is always a chance for the options to expire in the money, although ये चांस धीरे धीरे कम होता जाएगा जब टाइम बढ़ता जाएगा। देखो although this chance gets lower and lower as time progress towards the expiry date, जितना एक्सपायरी आता जाएगा उतना बायर साइड का चांसेस कम होता जाएगा, और जितना बायर साइड का चांसेस कम होता जाएगा सेलर साइड का चांसेस बढ़ता रहेगा। Given this, an option seller would not want to sell option at all, right? Starting में नहीं। After all, why would you want to sell options when you are very know
आपको बहुत अच्छे से पता है दैट सिंपली बिकॉज ऑफ टाइम देयर इज अ स्कोप फॉर ऑप्शंस वी आर सेलिंग टू एक्स पेयर इन द मिनट. Clearly, time in the option seller context act as a risk. Now that what if option buyer is ordered to entice the option seller to sell options offer to compensate for the time risk that he assumed, in such a case, it probably makes sense to evaluate the time risk versus the compensation and take a call right. In fact, this is what happens in real world options trading. Whenever you pay a premium for options, you are indeed paying towards time risk and intrinsic value of the options. शायद ये लास्ट 4-5 पॉइंट समझ में नहीं आया, लेकिन आ जाएगा. देखो एक्चुअली ये जो हम लोग प्रीमियम पे करते हैं ना, ये प्रीमियम पे करने के बजाय दो चीज होता है. एक टाइम रिस्क के लिए प्रीमियम पे करते हैं और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं. क्या चीज है इसके अंदर छुपा हुआ, इस चीज को अभी प्रैक्टिकली समझते हैं. प्रीमियम इक्वल्स टू व्हाट? टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू. ये जो प्रीमियम हम पे करते हैं क्या है सर? टाइम का वैल्यू देते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू का दाम देते हैं, यानी उस एसेट का जो प्राइस होना चाहिए. रिकॉल इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में ना हम लोग डेल्टा में बहुत बात की है. इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन याद है सर? हाँ, जो लोग डेल्टा का क्लास मिस किए हो, देखे हो डेल्टा का क्लास तुम लोग अभी तक? हाँ, आईबी वाला. हाँ यस सर, कॉल माइनस स्ट्राइक करके और स्ट्राइक माइनस कॉल करके कैलकुलेशंस करके डेल्टा में. अच्छा ठीक है, जिसको याद नहीं आ रहा है वो बाद में मैं याद दिला दूंगा या फिर क्लास शेयर करूंगा. Recall earlier in this module we defined intrinsic value as the money you are received if you were exercise your options today. Just to refresh your memory, let us calculate intrinsic value. चलो रिफ्रेश कर लेते हैं, जो नहीं पढ़ा उनको याद आ जाएगा, ठीक है, और जो पढ़ा है उनको रिवाइज हो जाएगा. 8,350 का कॉल ऑप्शंस, ठीक है, 8,450 का कॉल ऑप्शंस, 8,400 का पुट ऑप्शंस, 8,450 का पुट ऑप्शंस, ठीक है. जब निफ्टी कहाँ है? ये स्पॉट है 8,423, ठीक है. जब हाँ, ये आपके सामने ऑप्शन जैसे अवेलेबल होता है मार्केट में, ये अवेलेबल है. अब ऐसे हालत में स्पॉट यहाँ पर है. अब आपके सामने ऑप्शंस है, अब ये चूज करो, ये चूज करो, ये चूज करो, ये चूज करो, कुछ भी चूज करो, है ना. तो इसमें अगर मार्केट अगर 8,423 में है तो 8,350 बने क्या होगा? ये आईटीएम होगा, है ना. 8,450 बने एटीएम होगा, 8,400 भी आईटीएम होगा, है ना. आईटीएम एटीएम के आसपास है स्लाइडली, और 8,450 हाँ ये एटीएम, ठीक है. मैंने मोटा मोटी ये सिचुएशन कॉलर पोर्ट के हिसाब से आपको दिया है, मैंने सभी स्लाइड लेवल में ही है. अब वी नो द इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है और जीरो होता है. इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी किसी एसेट्स का नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर माइनस पे आएगा तो माइनस को काउंट नहीं किया जाता. अब मैं आपको समझाता हूँ, ये डेल्टा में भी मैंने समझाया था, फिर से पॉइंट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा. इसके पीछे का कैलकुलेशन देखो. If the value turns out to be negative, अगर किसी का intrinsic value negative आ जाएगा, then the intrinsic value is considered zero. We know for the call option the intrinsic value is spot minus strike. Calculation is very simple. आपका जो spot रहेगा उससे आपको strike price को minus करना पड़ेगा. And for put options के केस में strike से spot को minus करना है. मैंने call के केस में spot से strike को minus करो और put के केस में strike से spot को minus करो. तो कुछ देखने में ऐसा होता है. अगर 8,350 का कॉल ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, मार्केट कहाँ था? ये स्पॉट है. कॉल के केस में क्या है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक. तो 8,350 तो सी है ना, सी माने क्या है? कॉल है. तो 8,423 मेरा स्पॉट चल रहा था एग्जांपल में, 8,423 से मेरा स्ट्राइक कितना है? 8,350 माइनस करो तो क्या आया? 73. ये 73 इज माय इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है. ये पॉजिटिव नंबर आया. अब सेकंड पॉइंट में देखो, 8,450 अगर मेरा स्ट्राइक होगा, मेरा मार्केट कितना है? 423 में 450 अगर मैं इससे माइनस करता हूं तो ये तो नॉन बने जीरो, माइनस पे आ रहा है ना. माइनस कितना होगा? -27. बट -27 नहीं होगा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? जीरो, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो नहीं हो सकता ना. आपके मन में क्वेश्चन चल सकता है, सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? सर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी चीज का एक ओल्ड वैल्यू को बोलते हैं. 26,000 एक सेकंड में वो आए. एक सेकंड में लगे. देखो 1,000 টাকা প্রফিট ঢুকে গেছে. কত চলছে মার্কেট? 24,550 এর নিচে চলে গেছে. এই দিন মানে 1 মিনিটও লাগবে না, 1 মিনিটও লাগবে না মার্কেট. बोला ना मार्केट आज बहुत वोलेटाइल है. बहुत एंट्रीज 24,000 মানে 20 যখন যাচ্ছে তখন এন্ট্রি
मार्केट इज टू मच वोलेटाइल, मैं बोला स्टार्टिंग में। अच्छा देखो, ए कंप्लीट करो सर, कंप्लीट करो। 8350 का कॉल ऑप्शन से ये पॉजिटिव इंट्रिंसिक आया, यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव आ गया तो जीरो हो गया। इसमें देखो 8400 का पुट ऑप्शन है। अब पुट के केस में फॉर्मूला क्या है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो 8400, 400 मेरा क्या है, स्ट्राइक है, और 8423 मेरा क्या है, प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बुक का। अच्छा তো বলার পরে আমি পজিশন নিলাম, আমি মার্কেট দেখি না, আমি তো অনেক কিছু দেখছি, দেখছি বললে আমি তখন দেখি। नहीं मैं भी थोड़ा सा बुक करके স্যারকে বলা না চলতে আমি মার্কেट খুঁজছি, इसे टाइम भी लागू। 8400 से 8423 को माइनस करो, देखो इसमें भी नेगेटिव आ रहा है ना। हाँ? तो पुट ऑप्शन के केस में तुम लोग पढ़ेगा कि सिर्फ प्रॉफिट ही बुक कर। तो यहाँ पर भी देखो नेगेटिव हो गया, माने क्यों नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकता इंट्रिंसिक। फिर 8450 का पुट ऑप्शन जब चूज कर रहे हैं, इसमें भी फॉर्मूला क्या है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो अगेन मेरा इसमें तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके पीछे का कहानी क्या है कि क्यों ये लोग, हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कभी भी अगर आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो, ऑप्शन चेन में एक चीज रहता है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। आप लोगों को लग रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कोई बेकार चीज नहीं है सर, पहले तो इसका कैलकुलेशन तो समझो। কি বললেন? আর বলবো না, प्रॉफिट बुक कर। ঠিকই বলেছেন, লিমিটেড শেয়ারগুলো হয়ে যায় না এখন রিলায়েন্স সব নেগেটিভ, রিলায়েন্স আছে, এইচডিএফসি ব্যাংক, এগুলো সব নেগেটিভ আছে। ये देखो यहाँ पर देखो, एक इंट्रिंसिक वैल्यू का ना अलग कॉलम होता है, ये देखो देख रहे हो, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू का एक अलग डिटेल्स रहता है। এগুলোর মাঝে মাঝে নেই কেন? होता है अगर सेरकम लिक्विडिटी नहीं बोले वैल्यू नहीं, ठीक है। तो चलो वही चीज मैं सिखा रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे यूज करना है, फिर बाकी बाद में जब ये चेन में देखोगे तो समझ जाओगे। हाँ आईवी माने इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट क्या कैसे करना है, अगर आप कॉल में हो तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करो, और अगर आप पुट में हो तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करो। अब इसका यूज कैसे करना है मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। हाँ हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যালকুলেশন করেই দেখায় ওরা, ইউজটা ওটাই আমি শেখাচ্ছি, ক্যালকুলেশনটা দেখালাম। সেন্সিবলও দেখাচ্ছে, কিন্তু এখন সেন্সিবলে আমি পেলাম না, ওই জন্য আমি নিফটিতে দেখি, এখন তারগুলোতে পেলাম না, ওতেও দেখায়। ए देखो, सो गिवन दैट, अगर अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन समझ में आ गया, ये एक्चुअली डेल्टा में सिखाया था मैंने, ठीक है। बट क्या है ना, बहुत लोग भूल गए तो थोड़ा रिवाइज भी करा दिए और कैलकुलेशन समझ में। अब देखो इसमें मैं आपको कैसे यूज करना है इसको। So given that we know how to calculate intrinsic value of an option, so let us attempt to decompose the premium and extract the time value and intrinsic value. Have a look at the following snapshot. ये निफ्टी का ही एक लिया गया था, किसमें लिया गया था, निफ्टी में ही लिया गया था स्क्रीनशॉट। जिस टाइम पे निफ्टी का ऑप्शन 30 जुलाई का कॉल ऑप्शन चल रहा था, निफ्टी का 30 जुलाई का कॉल ऑप्शन चल रहा था, 8600 का स्ट्राइक था, 8600 का स्ट्राइक था उस टाइम पे। तो जब ये लिया गया था उस टाइम पे इसका प्रीमियम चल रहा था 99.40, और ऑलरेडी ये 15.60 से मार्केट में अप चल रहा था। चलो वो मैटर नहीं, मैटर ये है कि ये जो निफ्टी का ऑर्डर बुक है, इस ऑर्डर बुक से हमें क्या समझ में आएगा, इसका स्पॉट वैल्यू कहाँ है, देखो दिखता है आजकल की तरह दिखता है, आपके ब्रोकर की प्लेटफॉर्म में दिखेगा। स्पॉट वैल्यू मैंने जो स्पॉट में चल रहा है, ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन वैल्यू दिया है 8531, 8531 देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद देखो स्ट्राइक कितना है, 8600 का कॉल ऑप्शन, स्टेटस क्या है, ओटीएम है ना। अरे मार्केट अगर 8531 में चल रहा है और स्ट्राइक अगर 8600 का है, तो ये क्या होगा,
ओटीएम होगा। प्रीमियम कितने का है? 99.4 का। जिस दिन ये लिया जा रहा था उस दिन 6 जुलाई था और एक्सपायरी है 30 जुलाई। मैंने हाथ में कितना दिन है? ऑलमोस्ट 20 डेज है ना, बीच में सैटरडे संडे तो आएगा, है ना। ऑलमोस्ट 20 दिन हाथ में है। ऐसे हालत में आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका स्पॉट कितना है? 8531 और आपने जो स्ट्राइक चूज किया वो कितना है? 8600। तो नेगेटिव हो जा रहा है ना, और इंट्रिंसिक नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव होगा तो क्या मान लेंगे? जीरो। वी नो प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रीमियम क्या होना चाहिए? टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब टाइम वैल्यू कितना है पता नहीं, बट इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो हो गया, है ना। तो प्रीमियम कितना चल रहा है? 99.4। इसका मतलब है टाइम वैल्यू प्लस जीरो, दिस इंप्लाइज टाइम वैल्यू इक्वल्स टू 99.4। माने प्रीमियम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यू जीरो है और प्रीमियम इक्वल्स टू 99.4 है, तो 99.4 प्लस जीरो इक्वल्स टू 99.4। इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर जीरो है तो टाइम वैल्यू कितना होगा? 99.4। বুঝতে পারলি না? ও স্যার, প্রিমিয়াম এর ফর্মুলা কি? প্রিমিয়ামের ফর্মুলা হচ্ছে টাইম ভ্যালু প্লাস ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু। ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু ক্যালকুলেশন করে কি এলো? জিরো। তাহলে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে টাইম ভ্যালু কত হলে प्रीमियम 99.4 হবে? মানে আমি তো मार्केट में तो हम मार्केट में तो हमको दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम 99.4 चल रहा है, हमें यहाँ पर टाइम वैल्यू कितना है नहीं पता। टाइम वैल्यू मैंने कितना टाइम में कितना प्रीमियम का वैल्यू होना चाहिए, दिस थिंग इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। यहाँ पर बस इतना फॉर्मूला तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्रीमियम कहाँ से कैलकुलेट होता है। अब टाइम वैल्यू को समझने के लिए तो थीटा पढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको टाइम वैल्यू का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने बता रहा हूँ कि अगर मेरा इंट्रिंसिक जीरो है और टाइम वैल्यू कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रीमियम अगर 90 99 कुछ भी चल रहा है, तो इसका मेरा टाइम वैल्यू भी 99 है, क्योंकि इंट्रिंसिक तो जीरो है। अगर इंट्रिंसिक कुछ होता तो फिर वो प्लस करके प्रीमियम को और बढ़ा देता, लेकिन इंट्रिंसिक जब जीरो है तो फिर तो टाइम वैल्यू जितना है प्रीमियम भी उतना है। सिंपल मैथ्स है। फिलहाल टाइम वैल्यू क्या है वो थीटा सिखाएगा, लेकिन मैं अभी तक थीटा में पहुंचा नहीं, क्योंकि थीटा में पहुंचने के लिए आपको ये सब बेस को क्लियर करना है, नहीं तो आप थीटा समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा फोकस करो, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि फोकस नहीं करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा पूरा मार्क। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं आप लोग, करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, मैं भी थोड़ा कर दिया क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। एक वो वो बोला था ना, लिया था सस्ता में लिया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं किया, बाद में देखे एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ, अभी वो गिरा ना। हाँ, 200 टका प्रॉफिट। 36 चला गया ना मेरा, 25 टका था मेरा खरीदा हुआ, 10 टका मैंने 250 टका। हाँ, अच्छा ही है ना, मेरा मेरा कैपिटल तो बच गया, उल्टा 200 टका रिक्शा चलाने का खर्चा आ गया। जब 100-200 टका कमाता हूँ तो मैं बोलता हूँ घर जाके कि ये मेरा रिक्शा चलाने का आज का है। ठीक है रिक्शा चला के मिला है। ए सुनो सर, तो यहाँ पर द मार्केट इज विलिंग टू पे प्रीमियम ऑफ, अच्छा मार्केट यहाँ पर आपको कितना प्रीमियम देने के लिए रेडी है? 99.4। सो फॉर एन ऑप्शन दैट हैज जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू बट एम्पल टाइम वैल्यू, जिस ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है पर टाइम है जिसके लिए वो 99 रुपीज देने के लिए रेडी है। And so recall time is money. Here is a snapshot of the same contract that I look at 7th जुलाई। देखो ये 6 जुलाई को लिया गया था, अब 7 जुलाई को सेम कॉन्ट्रैक्ट में देखो प्रीमियम कहाँ चला गया। सेम कॉन्ट्रैक्ट में 7 जुलाई का प्रीमियम देखो 87 चल रहा है 99 की जगह। ठीक है, अब खेल देखो सर, स्पॉट देखो कहाँ है 8537, इससे पहले स्पॉट कहाँ चल रहा था 8531, 8531 से अभी स्पॉट कहाँ है 8537। स्पॉट 7 टका में इंक्रीज है पर प्रीमियम इंक्रीज नहीं है, प्रीमियम गिरा है। क्यों? क्योंकि टाइम गिर रहा है। समझा करो सर चीज हो क्या रहा है। आगे देखो, नोटिस अंडरलाइन हैज गॉन अप स्लाइटली, अंडरलाइन 8538 या 37 पे चला गया, बट ऑप्शन प्रीमियम हैज डिक्रीज क्वाइट अ बिट। ऑप्शन प्रीमियम 99 से कहाँ आया बोलो? 87 में आ गया। तो ये जो परसेप्शन है ना कि मार्केट बढ़ने से प्रीमियम भी बढ़ेगा,
हमेशा काम नहीं करता। टाइम वैल्यू एक मैटर चीज है, इस चीज को समझना जरूरी है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि फोकस करिए, नहीं तो गलती करते रहोगे। मैं ना जंप नहीं करता सिखाने के टाइम पे। क्यों नहीं जंप करता? जो पॉइंट नहीं बोलूंगा वही पॉइंट तंग करेगा, इसलिए मेरे को टाइम लगे मैं लगाता हूँ। लेकिन जंप करने से आगे जाके वही प्रॉब्लम तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, भाई क्यों हुआ समझ में नहीं है। अब आगे देखो, तो notice if the underlying value has gone up slightly, but the option premium has decreased quite a bit. Let's decompose the premium into the intrinsic value and time value. जैसे कि हमें पता है कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको थोड़ा सा वापस करते हैं। 8538 मेरा करंट मार्केट है ना, और मेरा स्ट्राइक कितने का है? 8600 का। तो मेरा इंट्रिंसिक क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव माने जीरो। वी नो प्रीमियम इक्वल्स टू व्हाट? टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब अगेन मार्केट कितना में है? 87.9 प्रीमियम है, जीरो जीरो इज माई इंट्रिंसिक। तो जो प्रीमियम है वही टाइम है, तो टाइम वैल्यू मार्केट अभी क्या बोल रहे हैं कि टाइम हाथ में नहीं है, इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए मैं 87 दूंगा, 99 और नहीं दूंगा। मार्केट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, मोमेंटम 7-8 पॉइंट का मोमेंटम है, लेकिन उसके लिए प्रीमियम ज्यादा नहीं हो सकता, उल्टा प्रीमियम गिर ही गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। इस तरह से टाइम टाइम के साथ साथ वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। नोटिस द ओवरनाइट ड्रॉप इन प्रीमियम वैल्यू, ओवरनाइट में प्रीमियम ड्रॉप किया। ये चीज आप लाइव मार्केट में भी चेक करना, आपको मिलेगा ओवरनाइट प्रीमियम गिर जाता है। वी विल सून अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड। इन दिस एग्जांपल द ड्रॉप इन प्रीमियम वैल्यू फ्रॉम 99.4 माइनस 87.9 कितना है? 11.5। एंड दिस ड्रॉप एट्रीब्यूटेड ड्रॉप इन वोलेटिलिटी एंड टाइम। वोलेटिलिटी के कारण हुआ है और टाइम के कारण। We will talk about volatility in the next chapter, but for the sake of argument, both volatility and spot are constant. अगर volatility भी है मार्केट में और spot is also there, ठीक है, दोनों अगर constant है, यानी volatility भी, volatility क्या होता है मैं आगे सिखाऊंगा आपको, कि मार्केट एक सर्टेन पॉइंट से कितना आगे जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, कितना आगे जा रहा है कितना नीचे आ रहा है। जैसे मानो मार्केट आज 24,540 में ओपन हुआ था, वहां से मार्केट 24,680 तक चला गया, अभी कहाँ है? 24,550। माने जहां से शुरू हुआ था मार्केट वहीं पर आके फिर से खड़ा हो गया। ठीक है, माने मार्केट लोअर साइड में 24,000 कहाँ तक नीचे कितना गया था? 530, 530, माने 540 से 530 और ऊपर साइड में 680 है ना। तो ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। अब कभी कभी मार्केट टू मच वोलेटाइल होती है, जैसे ये टू मच है, 180-200 पॉइंट में आप जाके फिर से नीचे गिरा है सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीज को वोलेटिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने वोलेटिलिटी कांस्टेंट है, माने जैसे कि एक दिन मार्केट में हम लोग क्लास कर रहे थे, आई थिंक लास्ट वीक, एक एक मिनट का चार्ट देख रहे थे, मार्केट 20 पॉइंट में ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर 20 पॉइंट में ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, हुआ था ना। ऐसे चीजों को कांस्टेंट वोलेटिलिटी बोलते हैं। रेंज बाउंड, आज रेंज बाउंड है क्या? आज रेंज बाउंड है क्या? नहीं। तो कांस्टेंट वोलेटिलिटी माने सेम रेंज पे बार बार, और जब वोलेटिलिटी कांस्टेंट नहीं है माने वो चीज बहुत खतरनाक होता है। कांस्टेंट में क्या होता है? ट्रेड लेना थोड़ा आसान होता है, पर जब बहुत ज्यादा मोमेंटम हो, वो ट्रेडिंग के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे आएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा किधर जाएगा। हाँ हाँ, एटीएम हो तो हाँ। ताले अच्छा, ए सुनो सुनो, एक क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ, अगर ये 8538 से 8500 होता तब ये पॉजिटिव हो जाता है ना, ये पॉजिटिव हो जाता। और इस टाइम पे अगर मानो प्रीमियम 90, नॉर्मली नॉर्मली ओटीएम का, प्लीज प्लीज, नॉर्मली ओटीएम का क्या होता है? ओटीएम का प्रीमियम थोड़ा कम चलता है, एटीएम का प्रीमियम उससे हाई होता है, बिकॉज ऑफ टाइम के साथ उसका संभावना ज्यादा रहता है। तुम कभी भी ऑप्शन चेन में चेक करिए ना आप लोग कि ओटीएम का प्रीमियम कितना चल रहा है। देखिए 24,550 करंट मार्केट के आसपास है, प्रीमियम है 49, 24,600 का प्रीमियम है 28। ठीक है, तो 24,600 में जाने का चांसेस कम है ना करंट पॉइंट से, तो जब भी चांसेस कम लगता है प्रीमियम को गिरा देता है, और जब चांसेस, जिसका चांसेस हाई होगा उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। सिमिलरली 500-400 की तरफ प्रीमियम थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि 500 में भी चांसेस है, तो और इसमें थोड़ा अगर टाइम बचा है तो प्रीमियम थोड़ा हाई दिखाता है।
হ্যাঁ এক্সপায়ারিতে এটিএম করাটাই বেশি ভালো। হ্যাঁ এক্সপায়ারিতে हाँ हो सकता है, बट फिर भी अगर मार्केट तुम्हें पता है कि जहां मार्केट स्टार्ट हुआ है वहीं पर अल्टीमेटली थोड़ा बहुत क्लोज होगा, तो अल्टीमेटली तुमका जो भी प्राइस पॉइंट था उस पॉइंट में तुम कहीं ना कहीं तो ऑल टाइम आर्ग्यूमेंट ठीक हाँ मैक्सिमम করার জন্য মানে आईटीएम इज बेस्ट, आईटीएम इज बेस्ट, आईटीएम नॉर्मली बेस्ट। ठीक है मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल चेक करके ना आप लोग चेक करिएगा एक बार, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, फिर बाद में ना आप अपने फ्री हिसाब से एक बार चेक करके देखना, क्योंकि देखो इसमें ना बहुत सारा एग्जांपल बन सकता है। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में इतना एग्जांपल आप इसमें बना सकते हो और उसको मार्केट में चेक कर सकते हो, आप मैंने खुद ही ढूंढ नहीं पाओगे। मैंने रिसर्च का मैटर है सर, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको एक बेसिक आइडिया हो ना तो आप अपना रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट में हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन इस चीज को सीखने के बाद आपको भी सीखना खत्म नहीं होगा, आपका भी चलता रहेगा, क्योंकि रेगुलर कैलकुलेशन से रेगुलर अंडरस्टैंडिंग है। तो वोलेटिलिटी एंड टाइम, तो यहाँ पर जो पॉइंट लास्ट में एक आज कंप्लीट करने दो सर, कि द ड्रॉप ऑफ एट्रीब्यूट ड्रॉप वोलेटिलिटी एंड टाइम के कारण मेरा प्रीमियम गिरा है। सो विल टॉक अबाउट वोलेटिलिटी नेक्स्ट चैप्टर में बोलेंगे। इफ वोलेटिलिटी एंड स्पॉट वेर कांस्टेंट, द ड्रॉप इन प्रीमियम वुड बी कंप्लीटली एट्रीब्यूटेबल टू द पैसेज ऑफ टाइम। आई वुड सस्पेक्ट दिस ड्रॉप वुड बी अराउंड 5, नॉट रियली 11.5। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। देखो मैंने ये जो 11.5 रुपए में प्रीमियम गिरा है ना, ये 5% भी हो सकता है, बट कब और क्यों? देखो प्रीमियम है 160 पे, ठीक है, स्ट्राइक है 8450, 30 जुलाई का एक्सपायरी है, प्रीवियस क्लोज था 177 में, मार्केट है 8514 में, तो 8514 और 8450 माने आप आईटीएम लिए हो सर, ठीक है, कॉल ऑप्शन सी। अब देखो कहानी देखो अगेन, स्पॉट कहाँ, स्पॉट कहाँ 8514, स्ट्राइक कहाँ 8450, स्टेटस क्या है आईटीएम, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था ओटीएम। एक्चुअली विश्वनाथ एटाई क्वेश्चन করছিল, सुने नहीं है। प्रीमियम कितना है 160, डेट क्या है 7 जुलाई, एक्सपायरी कब है 30 जुलाई। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो 8514 माइनस 8450 पॉजिटिव है, ठीक है। वी नो प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो टाइम वैल्यू नहीं डोंट नो, बट प्रीमियम तो पता 160 पता है, टाइम वैल्यू नहीं पता, बट 64.5 मेरा इंट्रिंसिक आया है ये पता। तो अगर ये 64.5 है ये 160 है, तो टाइम वैल्यू कितना होगा 160 माइनस 64.5 करने से आ जाएगा ना ये टाइम वैल्यू, जब इधर आ जाएगा। बेसिक अलजेब्रा का बचपन वाला चीज है रे बाबा, टाइम में इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 160 इधर चला जाएगा, तो जब इसका तुम प्लस माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या आ रहा है 95.5। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि टाइम वैल्यू है 95.5 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 64.5, दोनों मिला के दाम चल रहा है 160। Hence out of the total premium of 160, traders are paying 64.5 towards intrinsic value। 160 जो हम पे कर रहे हैं इसमें मैं इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए पे कर रहा हूँ 64 रुपया, और टाइम के लिए पे कर रहा हूँ 95.5 रुपया। यू कैन रिपीट द कैलकुलेशन फॉर ऑल ऑप्शंस एंड डिकम्पोज द प्रीमियम इनटू टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन चूज करके किसके लिए कितना पे करो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज आपको क्या हेल्प करेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जल्दी खत्म होता है कि टाइम वैल्यू, ऑब्वियसली टाइम वैल्यू जल्दी खत्म होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म जल्दी नहीं होता अगर इंट्रिंसिक है तो उसी चीज के ऊपर बेस करके आपका प्रीमियम कितना बढ़ सकता है और कितना गिर सकता है इसका एक आइडिया आपको मिलता जाएगा। लेकिन अभी भी ये कहानी खत्म नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें मूवमेंट ऑफ टाइम का भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं कल की क्लास में मैंने डिस्कस करूंगा आपके साथ, और जब आप मूवमेंट ऑफ टाइम समझ जाओगे ये थीटा का कॉन्सेप्ट तभी समझ पाओ। अभी तक थीटा में नहीं पहुंच पाए, अभी तक थीटा में नहीं पहुंच पाए, ठीक है, थोड़ा समय लगे, ঠিক আছে একটু সময় লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু বুঝতে পারবে না, খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট, কোনোটাই কেউ কারোর থেকে কম নয়, ঠিক আছে, ঠিক আছে।
जो लोग प्रो ट्रेडर हो जाता है ना, वो चार्ट भी नहीं देखता, सिर्फ ऑप्शन चेन देख के ट्रेड। শুধু অপশন চার্ট দেখি আপনি অপশন से বুঝতে পারবেন কি কোথায় যাবে কি হবে, তাই না? এগুলো অ্যাকচুয়ালি এই যে টপিক গুলো করাচ্ছি এগুলোকে অ্যাডভান্স অপশন বলে, ঠিক আছে? কিন্তু এইগুলো না শুনলে আর অপশন কি শিখলাম? এই জন্য আমি গ্রিকটাতে একটু টাইম দিই। একবার গ্রিকটা হয়ে গেলে এরপর আর অপশন কঠিন লাগবে না, এই গ্রিকের পার্টটাই কঠিন লাগে। এই ডেল্টা গামা থিটা এই পয়েন্ট গুলো একটু টাফ লাগে, বাট এই পয়েন্টটা একবার ক্লিয়ার হয়ে গেলে না মার্কেটের প্রত্যেকটা মোমেন্টাম বোঝা খুব সহজ হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপেন ইন্টারেস্ট তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি হেল্পফুল, অবভিয়াসলি হেল্পফুল। এগুলো অপশন তো তিনটেই মেন, মানে প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম আর ওপেন ঠিক তিনটে মোটামুটি গ্রিড থাকে। তিনটে জিনিস দেখতে হয়, আর তার সাথে সাথে অপশনের ডেল্টা গামা থিটা গুলো দেখতে হয়, যেটার উপরে বেস করে তার প্রফিট লস ডিপেন্ড করে থাকবে। কিন্তু মানে ঠিক টাইমে, মানে বেসিক্যালি আমাদের ভুলটা কি হয়, गलती ये होता है कि स्ट्राइक गलत चूज हो जाता है, गलत टाइम पे ले लेते हैं, ठीक है? ये जो गलत टाइम पे लेना और गलत स्ट्राइक चूज करना, वो चीज आपको यहाँ पता चले, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কালকে বাকি ডিসকাশন করছি। চলো, মার্কেট আবার বাড়বে, আমি জানি মার্কেট আবার বাড়বে, আবার 600 দিকে নিয়ে যাবে। এইটা রেডি বা আমরা বলে 500 নিচে না পাইনি, 500 মধ্যেই ভলিউম নিতে হবে। আজকে বৃহস্পতিবার তো আজকে একটু না রিস্কি, আজকে রিস্কি। হ্যাঁ নিতে পারেন, নিতে পারেন। কালকেও স্যার যখন পড়াচ্ছিলেন না অন্তত বদল দিয়ে যারা কিন্তু ক্লাসটা মন দিয়ে শুনছে না তারা কিন্তু পরে আমি বলেছি প্রচুর ব্যাপক হবে, কারণ এই জিনিসগুলো পরে কিন্তু শেখার আর টাইম পাবে না, ঠিক আছে? এগুলো কমপ্লিকেটেড আছে, এগুলো না শিখতে পারলে কিন্তু পরে অসুবিধা হবে। तो क्या नहीं ठीक है सर, आज इतना ही है, टाटा। কিন্তু স্যার একটা জিনিস দেখলাম, মানে রিয়েল টাইম ক্রিয়েট করা আর